ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से डॉक्टर केशवाचार्य जी से हम लोग मिल रहे हैं। 114 साल के उम्र में भी आप अपने सब काम करते हैं, इवन कपड़ा धोने से लेकर घर की सफाई, रूम की सफाई आप खुद करते हैं। तो ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया है। और एक ख़ास बात आज हम लोग जो उनसे सुनने वाले हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के फाउंडर मेंबर, जिन्हें दादा लेखराज कहते हैं और वर्तमान में उन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके साथ इनकी मुलाकात कराची में हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि वो पुरानी यादें थोड़ा हमारे साथ ताज़ा करिए। दादा के साथ बैठकर आप काफ़ी लंबी मीटिंग करते थे, तो उनके साथ कैसे मिलना हुआ और फिर आप भारत भी आए और ब्रह्मा कुमारी का जो पांडव भवन है वहाँ पर भी उनसे मिले। तो मैं चाहूँगा कि वो यादें थोड़ी सी ताज़ा कराएं आप। ओम शांति। ओम शांति। मेरी मेमोरी में थोड़ी धुंधली यादें हैं। जी जी जी, बिल्कुल। क्लियर विजन नहीं कह सकता, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, 1992 ईयर्स के करीब। पहली बार मैं दादा श्री को मिला, दादी श्री, दादा और एक और व्यक्ति थे, नाम में उनका मेमोरी में नहीं है जी। फीमेल थे। हाँ, ओम राधे। हाँ, ओम राधे। इन तीनों को मिला तो कराची, उस टाइम तो भारत पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था, इसलिए भारत ही था, पूरे हिंदुस्तान ही था। डिवीज़न हुआ तो वो पाकिस्तान में कराची गया। कराची में जो कंटोनमेंट एरिया था, कराची छावनी, कराची छावनी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वहाँ पे उनसे एक बेंगलोर था, ब्रिटिश टाइप का पुराना बेंगलोर, उसमें उनसे मुलाकात हुआ था। और सर सेठ सोहनलाल, जिनको राय बहादुर सर सेठ सोहनलाल कहा जाता था जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राय बहादुर का टाइटल दिया था। साथ में एक डीएवी कॉलेज जो लाहौर में था जी, उसके प्रधान अध्यापक थे, जो सिंध कम्युनिटी से थे। जी जी, नाम मेरी मेमोरी में उनका नहीं आ पा रहा है, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। दादा ने किसी को भी वाड़ाबंदी नहीं की, जहाँ तक मेरा सोच है। एक साधारण भाषा में एक जनमानस को जो उन्होंने जीवन के आयाम को जीने के लिए सर्वशक्तिमान थे। ऐसा नहीं कि उनके पास श्री विद्या के बहुत अच्छे उपासक थे। श्री विद्या का उपासक होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और नो डाउट उस टाइम जो फॉलोअर्स थे उनकी संख्या कम थी। कम होने का कारण था कि जो आसपास का एरिया कराची से और सिंध, हैदराबाद, कराची और मरी एक हिल स्टेशन था पाकिस्तान में, वहाँ तक तकरीबन जो रहने वाले हैं वो सिंध कम्युनिटी के सिंध कहलाते। अच्छा अच्छा। सिंध, हैदराबाद दो थे, एक हैदराबाद दक्कन और एक सिंध हैदराबाद। तो सिंध हैदराबाद का जो विस्तार था उसमें रहने वाले सिंधी कम्युनिटी के लोग कहलाते। ऐसा नहीं था कि उनका कोई धर्म अलग था। समुद्र देवता की पूजा तो हिंदू करते ही हैं, उसमें नदी में कोई भी देवी देवता उसकी भी पूजा की जाती। पहली बार जब मैं उनको मिला, बहुत सी मेरे मन में नाना प्रकार की चीजें थी। जी, उन्होंने दो शब्दों में मेरे से कहा था, मेरे को आज तक याद है, कि
जैसे गाय बकरी भेड़ के लिए वाड़ाबंदी करते हैं, ऐसा कोई वाड़ाबंदी मत पड़िए कि कंठी लेना है या नाम स्मरण लेना है किसी का। उन्होंने बहुत सरल तरीके से जनमानस को, जो उनसे लोग जुड़े थे, दिया, और इतने साधारण तरीके से दिया कि समझ उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसको फॉलो करता है, उसको भी उसको समझने में महीनों लग गए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे को गुरु माने, कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी फोटो लगाएं, कभी ऐसा नहीं कि किसी को विभूति दी हो या कोई प्रसाद दिया हो जी। हाँ, उनके अंतर्मन से जो आशीर्वाद निकलता था वो सभी के लिए, मैं समझता हूँ कि 20 साल की साधना के बाद भी जो इंसान नहीं प्राप्त करता है, वो एक असीम ऊर्जा उनसे मिलती थी। जब वो वार्ता करते थे तो जो मैंने फील किया, विभिन्न प्रकार की लाइट्स उनसे मिलती थी। समटाइम इज गॉट इट इन ब्लू, डार्क रेड, कॉफी, डिफरेंट टाइम। तो ये सब चीजें एक साधारण व्यक्ति के साथ तो नहीं होंगी। बिल्कुल। और एक अच्छे मार्ग पे उन्होंने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, न ही मूर्ति को महिमा मंडित किया। क्योंकि ओंकार के अंदर ही सब कुछ है। वो चाहते एट द टाइम ऑफ 1947, जब डिवीज़न होने के बाद शिफ्टिंग का एक सिस्टम चल रहा था, वो इतना कुछ यहाँ पे इस देश के अंदर सेंटर बना सकते थे। शायद मेरे को याद नहीं उन्होंने किसी एक सेंटर को बनाने के लिए भी प्रयास किया हो। माउंट आबू भी कैसे बन गया, बाय द गॉड ग्रेस, उनकी इच्छा वो भी नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि माउंट आबू में कहीं कोई हेडक्वार्टर हो। जहाँ तक मेरे को याद है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जी जी जी। कभी ये भी नहीं कहा कि आप मेरा फोटोग्राफ्स अपने घर में लगाइए या 5 लोगों को जोड़िए। हाँ, इतना है कि जो लोग इस परंपरा से जुड़े हैं या उनको मानते हैं, उनको 101% उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद शायद जीवन में कोई कठिनाई बसती नहीं है। और कर्मठ थे, ऐसा नहीं था कि दादा जब शुरू में आए तो उनके पास सभी साधन थे, कि उनके पास नौकरों की फौज लगी थी। वो परिस्थितियां भी नहीं थी जी। साधन भी नहीं थे। ठीक है, आज की डेट में तो हेडक्वार्टर में बहुत कुछ है, लेकिन 47 का पीरियड याद कीजिए, उस टाइम क्या था। भोजन बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए वो भी काट के लाना पड़ता था, और लकड़ी के ऊपर ही रसोई बनती थी। वो सूक्ष्म भोजन को मानते थे कि भोजन की मात्रा व्यक्ति के लिए सूक्ष्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और कोई कार्य ऐसा मत कीजिए जिस कार्य को करने से किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। और रहा दादी का, तो दादी भी अपने अर्धांगिनी होना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है। राधे बाबा ने भी जीवन में दिया है। राधे बाबा को भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। कर सकते हैं इग्नोर उनको? राधे माँ इग्नोर नहीं कर सकते उनको।
दादा ने कभी कोशिश नहीं किया कि हमारे फॉलोअर दूसरी जगह ना जाएं। ओपन थे, आपको जहां जाना है, जिस प्रसंग में जाना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करना है, करिए। कभी ये नहीं कहा उन्होंने, जो तो मेरे को याद है, कि आप इतना अर्न करते हैं उसमें इतने % आपको देना है। वो भी नहीं कहा। वो भी नहीं कहा। जी जी। नहीं तो बहुत सी संस्थाओं में जो मैंने देखा है कि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये आपको यहाँ देना है, या 20 देना है, या 25 देना है। कुछ नहीं, बहुत सरल चित्त के व्यक्ति थे। आज हम सबका जो उनका बताया वह मार्ग है, उसको हम ईमानदारी से अपनाते रहें। कब, क्यों और कहाँ वाली बात ना हो उसमें। जी। अगर उनके बताए हुए रास्ते में से 2 शब्द भी हमने अपना लिए तो जीवन सुचारू, सरल और उच्च कोटि के साधक बनेंगे। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर माउंट आबू में आपकी मुलाकात कैसे हुई, आप कितने समय उनसे साथ क्या वार्ता किया, वो सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर केशव आचार्य जी से, और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने अपनी 90 इयर्स के पहले वाली जो मेमोरीज़ हैं उसको ताज़ा कर रहे हैं हमारे साथ में। दादा लेखराज, जो विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ के फाउंडर मेंबर, जिन्हें सभी ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, उनकी 3 बार मुलाकात उन्होंने कराची, जो पाकिस्तान में, उन्होंने की थी। और जब माउंट आबू शिफ्ट हुए, वहाँ पर इनकी 4 बार उनसे मिलने का अवसर मिला, लेकिन 3 बार रूबरू उनसे हुए, और 1 बार वो अपने दादाजी के साथ गए थे। तो मैं चाहूँगा कि अब माउंट आबू में जो उनकी मुलाकात हुई दादा लेखराज जी से, ब्रह्मा बाबा से, वो मैं चाहूँगा कि कब कब किस प्रसंग में आपकी मुलाकात उनके साथ हुई। जी, स्वागत है। हरिओम। आज का पाकिस्तान, जो उस टाइम अखंड भारत था, पहली मुलाकात मेरी दादाश्री से कराची में हुआ, दूसरा मुलाकात मेरा सिंध में हुआ, तीसरा मुलाकात मरी में हुआ। जो मरी आज के पाकिस्तान में हिल स्टेशन है, जस्ता कि शिमला। 3 मुलाकात वहाँ हुआ, और तीनों ही मुलाकात में राय बहादुर सोहनलाल मेरे साथ थे। अच्छा। जो उस समय बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और तकरीबन उनका फैमिली दिल्ली के आसपास कहीं शिफ्ट हुआ, तब डिवीज़न हुआ कंट्री का। देश की आज़ादी के बाद माउंट आबू, जो आज के राजस्थान स्टेट में है जी, इसमें एक मुलाकात में मेरे साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ मुलाकात हुई। दादा से जो बातचीत हुआ उसमें मैं बाहर था, वो दोनों अंदर में थे। सेकेंड मुलाकात में मेरे साथ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, तो शायद उदयपुर के पास के कहीं पे रहने वाले। तीसरी मुलाकात में मेरे साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, तो मेरे साथ। अंतिम मुलाकात जो दादा के साथ मेरी हुई, उनके देवलोक गमन से करीब अप्रॉक्स 1 महीना पहले, जिस टाइम उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल पा रहा था, उस टाइम जोधपुर
राजस्थान में जो जोधपुर है, हम्म जोधपुर से लक्ष्मीमल जी सिंघवी जो प्रोमिनेंट बैरिस्टर थे सुप्रीम कोर्ट के, हम्म। वो थे। बाद में वो यूके के अंदर एम्बेसडर भी रहे भारत के। हम्म और एक व्यक्ति थे जो पूरा नाम मेरे को मेमोरी में नहीं आ रहा है, व्यास उनका सरनेम था। अच्छा अच्छा। अब वो भी जोधपुर के थे। हम्म शायद जयनारायण व्यास जी जो थे उनके पुत्र थे, जहाँ तक मेरे को याद है। जयनारायण जी व्यास का नाम राजस्थान में बहुत अच्छे इज्जत से लिया जाता है। बिल्कुल। और एक व्यक्ति आखिरी मुलाकात में जो मुंबई के पास उल्लासनगर है, हम्म। उल्लासनगर के रहने वाले थे और दक्षिण भारत में बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई 3-4 जगह उनके डिपार्टमेंट स्टोर थे। काफ़ी लंबा टाइम होने से मेमोरी धुंधली है। बहुत कोशिश किया हूँ याद रहे, लेकिन मैं अपने जीवन में जो दादा ने मेरे को रास्ता बताया, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कोई भी चीज़ को एकदम नहीं मानता था, तर्क कुतर्क करता था। बहुत सरल भाषा में उन्होंने मेरे जीवन में मेरे को समझाया। और टू बी वेरी फ्रैंक, उसी चीज़ को मैं तब 2 महीने 3 महीने बाद इमेजिन करता था, तो जैसे कोई सिनेमा का बाइस्कोप का पिक्चर सामने हो, वो स्थिति सामने हो। बहुत सी अनुभूतियाँ उन्होंने, ये नहीं कहा मेरे से कि मैं आपको अनुभूति दे रहा हूँ या मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ, लेकिन जो मार्ग उन्होंने दिया उसमें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां मेरे को दादा से मिली। ऐसी अनुभूति मिली है जो अपने जीवन में मैं समझता हूँ कि एक साधारण, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को पे दादा ने कृपा की। जो उनके और ज़्यादा नज़दीक थे उन पर तो बहुत कृपा की होगी। शुरुआत में जब मैं माउंट आबू आया हूँ, पुराना किचन था आपका, ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे, पूरा भोजनशाला लकड़ी की रसोई में बनती थी, लकड़ी और कोयला। कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं था और सब लोग साथ बैठ के ही पाते थे। ऐसा नहीं था कि दादा के लिए कोई या दादी के लिए या राधे माँ जो थी उनके लिए विशेष भोजन बनता हो, वो मैंने नहीं देखा। छोटी से छोटी चीज का वो ध्यान रखते थे, जो आज के टाइम में लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसको भी यूटिलाइज करते हैं। और कभी आर्थिक रूप से संपन्न या आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न नहीं है, उनके बीच में मैंने उस ब्रह्म पुरुष के सानिध्य में कभी कोई फर्क नहीं समझा। वो सबको सामान्य दृष्टि से देखते थे, समान दृष्टि से, एक ही नेत्र से देखते थे। 2 नेत्र होने के बावजूद भी नेत्र एक ही था। अब मेरे हिसाब से तो मैं तुमको त्रिदंड नेत्र, उनके पास तो तीसरा ऐसा भी नेत्र था कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व उसमें स्कैन कर देते। जितने लोग उनके पास मैंने देखा जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित होते थे, उनके साधारण से 2 शब्दों से वो व्यक्ति ठीक हो जाते। तो नो डाउट कुछ तो मेडिकल रहा है उनके जीवन का। बिल्कुल। हर व्यक्ति से, जो व्यक्ति उनसे जुड़ा था, उसको उन्होंने
अपने अंतर मन से अपनाया है। किसी को बड़ा या किसी को छोटा या किसी को ज़्यादा वीवीआईपी ट्रीटमेंट, ये सब मैंने नहीं देखा। हाँ, आज का जो संस्था है उसमें तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। अब वो समय की मांग है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम आने वाले लोग कम थे। तो सभी लोग कम क्यों थे उसका भी कारण है, क्योंकि जिस टाइम पाकिस्तान से डिवीज़न होके पार्टीशन के बाद जो लोग आए वो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे तो उतना खर्च कर सके आने जाने में। और जैसे जैसे संपन्नता आने लगी और जो लोग जुड़े थे उनसे और लोग जुड़े और एक धारा प्रवाह जैसी स्थिति बन गया। आई फील दैट। हरिओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर केशव आचार्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने याद करके ख़ास इन चीज़ों को हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।